सुरुवात करण्यापूर्वी आपण एक ऍक्टिव्हिटी घेऊया. सर्वांना 1 ते 3 पर्यंत आकडे मोजता येतात? यस. पक्का? यस. ओके, आपण चेक करूया. तुम्हाला ताडी वाजवायची आहे. ठीक आहे, फक्त मला फॉलो करा. ठीक है, मी दिसतोय सर्वांना? यस सर. हिंदी में बोलिए. ओके, मैं आपको सभी लोगों को दिख रहा हूँ. तो देखो, आपको हाथ आगे करना है यहाँ तक. ठीक है, सिर्फ दूसरे के कान के पीछे हाथ मत करना. खड़े होकर करना है. नहीं, बैठ के. ठीक है, हम देखते हैं कि आपको 1 से 3 तक गिनती आती है या नहीं आती है. ठीक है, हाथ आगे लेना है. ठीक है, और अभी हाथ पीछे करो. मुझे देखो कि ताली कैसे बजेगी. मैं काउंट करूंगा 1 2 3. ठीक है, कैसे काउंट करूंगा? 1 2 3. ध्यान में आ गया? सभी को आ गया? कंफ्यूजन है कोई? नहीं, पक्का? ठीक है, रेडी? हाथ आगे कीजिए. ध्यान से सुनिए. गलती नहीं होनी चाहिए. बराबर? सभी का ध्यान मेरे तरफ है. यस. 1 2. क्या हो गया? मैंने ताली कितने नंबर पे बजाने के लिए बोला था? बजे कितने नंबर पे? इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है. अगर ध्यान होता तो 3 पर बजाते. बराबर? या तो आपको नंबर काउंट करना नहीं आता. 2 में से एक फिर से करने की कोशिश करते हैं. फिर से ध्यान दो. ठीक है, 1 2 3 4. अभी क्या हो गया? 4 पे नहीं, 4 काउंट किया ना, तब ताली बजी. फिर से एक बार ट्राई करते हैं. 1 2. इससे क्या होता है कि हम माइंड सेट करते हैं. आपने मुझे ओबे किया. जब हम कोई भी बात बिना सोचे बिना समझे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा नुकसान हो जाता है. ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन मैनेजमेंट. ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी by Morphic Mind and affiliated training center of Albert Ellis Institute, न्यू यॉर्क, अमेरिका. मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर है और ऑनलाइन ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ. और आज मेरे जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ RSCBT का कोर्स है, रैशनल पेरेंटिंग का कोर्स है, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट है, प्रोक्रेस्टिनेशन मैनेजमेंट है. इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस अभी ऑनलाइन चल रहे हैं. उसके रिजल्ट भी काफी है. तो आज देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन मैनेजमेंट. आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन कौन करता है? आप में से कोई नहीं? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब ही नहीं समझा. भाई साहब के लिए ताली बजाए. क्योंकि देखिए, तब हमारे नुकसान ना सबसे ज्यादा तब होती है जब हमें कोई डिफिकल्टी होती है लेकिन हम पूछते नहीं. ठीक है, तब ज्यादा हमारी नुकसान हो जाता है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि काम करने के लिए निश्चय करना, तय करना, लेकिन जब वक्त आता है, काम करने की बारी आती है, तब काम को टाल देना. यानी टालम टोल करना, मराठी में दिरंगाई करना. जैसे कोई स्टूडेंट है, वो तय करता है कि मुझे 12 बजे से पढ़ाई करनी है 2 घंटे तक. जैसे 12 बजे बजने को आते हैं, अरे यार अभी तो आलस आ रहा है, नींद आ रही है, बाद में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं. तो इसको बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन. ठीक है, तो ये वर्ड क्लियर हो गया. तो सबसे पहले ना, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन मैनेजमेंट है, ये हम REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू करने वाले हैं. तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं ताकि हमें पता चले कि REBT क्या है. ठीक है, REBT ये कॉग्निटिव थेरेपी है. कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब है बौद्धिक थेरेपी है. ठीक है, साथ में ये जो REBT और CBT है, ये बेस्ड ऑन रिसर्च, यानी रिसर्च बेस्ड है.
संशोधन के आधार पर ये थेरेपी अप्लाई की जाती है। और आज सबसे ज्यादा यूज होने वाली थेरेपी यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। उसके बाद ये जो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है ये प्रैक्टिकल बेस्ड थेरेपी है। इसका मतलब ये इमेजिनल थिंग पर ये काम नहीं करती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रैशनल, तो इस रैशनल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय रैशनल थिंकिंग? कोई बता सकता है कि रैशनल थिंकिंग क्या है? आप में से कोई? ओके, पॉजिटिव थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग इसमें डिफरेंस है, क्योंकि हर पॉजिटिव बात तार्किक नहीं हो सकती, रैशनल नहीं हो सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनल थिंकिंग। अभी जो नए रिसर्च आए हैं, पब्लिश हुए हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जितना आप रैशनल सोचोगे उतनी आपकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितना आप रैशनल सोचते हो उतना आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होता है, और जितना आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होता है उतना आपका फिजिकल हेल्थ हेल्दी रहता है, और उससे भी आपकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ती है। ये ऐसे नए रिसर्च से हमें पता चलता है। अभी रैशनल थिंकिंग, इसको कुछ लोग विवेकवाद भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बुद्धिवाद भी बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में जो आरबीटी थेरेपी है उसके लैंग्वेज में हम उसको रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। रैशनल थिंकिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, वो रिजिड नहीं होती। जो रिजिड होती है वो है इरैशनल थिंकिंग। रिजिड का मतलब क्या है की नाही माझ्या बायकोनी मला 4 वाजता चाय दिलंच पाहिजे, नाही दिलं तर बरोबर, माझ्या नवऱ्याने माझ्या वाढदिवसाला साडी गिफ्ट दिलीच पाहिजे, नाही दिली तर बरोबर, म्हणजे हे झालं रिजिड थिंकिंग। मला 85% मिळायलाच पाहिजे, मुझे मिलना ही चाहिए। जब हम ये शब्द यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में है शुड, ऑट, हैव टू, हैज टू, मस्ट, तो ये रिजिडिटी को शो करता है। और जब हम फ्लेक्सिबल रहते हैं कि अगर मिलता है तो अच्छा है, अगर मेरे बेबी ने 5 बजे अगर मुझे चाय दिया तो मुझे पसंद आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन देना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है। मुझे अगर 85% मिलते हैं तो अच्छा है, लेकिन मिलना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है। तब ये फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है। उसके बाद में रैशनल थिंकिंग ये लॉजिकल होती है, उसमें लॉजिक होता है। लॉजिक का मतलब है तर्क के आधार पर समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्यार है और बाजू का कर रहा है वो लफड़ा है, ठीक है, अपने प्यार तो प्यार और दूसरे के प्यार तो लफड़ा, ऐसा नहीं। जो तर्क आप अपने लिए आजमाते हो वही तर्क दूसरों के लिए होता है, तो उसे लॉजिकल कहा जाता है। उसके बाद है कि जो थिंकिंग ट्रू होती है, यानी सच्चाई के आधार पर होती है, काल्पनिक कोई बात नहीं होती है। नहीं तो कोई कल्पना कर लिया कि मैं कल चांद पे जाऊंगा, पॉसिबल है क्या? कल मैं हवा में उड़ूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इस तरह की जो बात सच है, रियल में सच है, वो है रैशनल थिंकिंग, और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, वी कैन डू समथिंग। ओके, आपण सर्वच काही करू शकतो का? ठीक आहे, आपण काही चंद्रावर जाऊ शकतो का? नाही, त्याच्यासाठी आपण सायन्स घेतलं नाही, एरोनॉटिकल सायन्स शिकलं नाही, बरोबर, आणि म्हणून आपण जाऊ शकत नाही। म्हणजे आपल्याला हवेमध्ये उडायचं असेल तर उडू शकतो का? नाही। आता सर्व काही करू शकतो याचा अर्थ काय होतं? सर्वच काही। पण या पद्धतीचं प्रॅक्टिकल जर नसेल, ठीक आहे, म्हणजे आरबीटी ही प्रॅक्टिकल गोष्टींवरती भर देतं। जर प्रॅक्टिकल असेल तर त्याच्यानंतर रॅशनल थिंकिंग मध्ये ज्या विचारांनी आपली आणि दुसऱ्याची मदत होतं, म्हणजे तुमची मदत होत असेल, तुमच्या परिवाराची मदत होत असेल, किंवा तशा पद्धतीचा विचार जर केला तर सर्व व्यक्तीची जर मदत होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण हेल्पफुल थॉट। म्हणजे बघा, रॅशनल थिंकिंग मध्ये केवळ लॉजिकल असणं म्हणजे रॅशनल नाही, केवळ प्रॅक्टिकल असणं म्हणजे रॅशनल नाही, केवळ ट्रू असणं म्हणजे रॅशनल नाही, तर या सर्वांचं मिश्रण जिथं होतं त्यालाच रॅशनल थिंकिंग असं म्हटलं जातं। ठीक आहे, म्हणजे केवळ लॉजिकल आहे म्हणून रॅशनल आहे असं नाही। हो,
मी सायकोथेरपिस्ट आहे, सायकोलॉजिस्ट आहे, माझा प्रॉपर ब्रह्मपुरीचा आहे, माझा क्लिनिकही ब्रह्मपुरीतच आहे. ठीक आहे. आणि ब्रह्मपुरीच्या लोकांना, भरपूर लोकांना माहिती नाही, कारण माझं सर्व सेशन ऑनलाईन चालतं. दिल्ली, मुंबई, त्याच्यानंतर कर्नाटका, गुजरात इथून लोक ट्रेनिंगला जॉईन होतात आणि गुवाहाटी मधनं सुद्धा ट्रेनिंगला जॉईन होतात. त्यासोबतच जे क्लायंट आहेत ते सुद्धा माझ्याकडे ऑनलाईन पद्धतीने येत असतात. आरईबीटी जी आहे, आरईबीटी किंवा सीबीटी कशावरती काम करतं, म्हणजे माझं वर्क एरिया कोणता आहे ते आपण समजून घेऊया. थॉट, आपले विचार. मला एक सांगा, माणसाच्या जीवनामध्ये प्रगती करण्याकरता सर्वात महत्वाचा घटक जर कोणता असेल तर तो म्हणजे तुमचे विचार. कारण जसा तुम्ही विचार करता तसं तुम्हाला फील होतं, तसं तुम्हाला वाटतं. जसं तुम्हाला वाटतं तसंच तुम्ही वर्तन करता आणि जसं तुम्ही वर्तन करता तसेच तुम्हाला परिणाम मिळतात. आता जर तुम्ही हेल्दी विचार केला तर तुम्हाला हेल्दी फील होईल. हेल्दी फील झालं तर तुम्ही हेल्दी वर्तन कराल आणि हेल्दी वर्तन केलं तर तुम्हाला परिणाम सुद्धा कसे मिळतील? हेल्दी. जर तुम्ही अनहेल्दी विचार केला तर तुम्हाला अनहेल्दी फील होईल. अनहेल्दी फील झाला की तुम्ही अनहेल्दी वर्तन कराल आणि हेल्दी वर्तन जर केलं तर मग काय होईल? तुमचे परिणाम सुद्धा तुम्हाला हेल्दी मिळतील. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही विचार कसं करता यावर तुमचं सक्सेस आणि फेल्युअर ठरलेलं असतं. कारण तुम्हालाही 2 हात आहेत, 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 2 पाय आहेत आणि एखादा अतिशय श्रीमंत होतो त्यालाही तेवढंच आहे. पण दोघांचे विचार करण्याची पद्धती ही भिन्न आहे आणि म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये काही सुख आहे, काही समाधान आहे. म्हणजे याचा अर्थ आज तुम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये आहात ना, तुम्ही आज जसे आहात त्याला जबाबदार तुमचे विचार आहेत. याचा अर्थ असा नाही की बाकीच्या गोष्टी अजिबात महत्वाच्या, काही महत्वाच्या आहेत. पण जर तुम्ही खोलात जाऊन विचार केलात ना, त्या परिस्थितीपेक्षा तुमचे विचार हे जास्त महत्वाचे आहेत. कारण तुम्हाला जो मोटिवेशन मिळतं ना ते तुमच्या स्वतःच्या विचारांमुळे मिळतं. म्हणजे आम्ही काम कशावर करतो? विचार, त्याच्यानंतर आहे इमोशन, भावना आणि त्याच्यानंतर आहे बिहेवियर. या 3 घटकांवरती सायकोथेरपिस्ट वर्क करतात. पण सायकोथेरपिस्ट कडे लोक फारसे जात नाही. त्यांना असं वाटतं सायकोथेरपिस्ट कधी जायचं? जेव्हा एखादा गंभीर मानसिक आजार झाला आणि आपल्याला घरी मॅनेज करणं नाही झालं तर मग सायकोथेरपिस्ट कडे जायचं. ही अतिशय चुकीची धारणा आहे. मेंटल हेल्थ म्हणजेच काय? हे 3 घटक म्हणजेच मेंटल हेल्थ. तुमचे विचार, वर्तन, भावना म्हणजेच तुमचं मानसिक आरोग्य. मेंटल हेल्थ दुसरं काहीही नसतं. विचार, वर्तन, भावना संतुलित आहेत याचा अर्थ तुम्ही मेंटली फिट आहात. विचार, वर्तन, भावनांमध्ये असंतुलन आलं याचा अर्थ तुम्ही मेंटली फिट नाही. ठीक आहे. आता होतं काय की आपण आपल्या जीवनामध्ये सायकोथेरपी बद्दल इतकं निगेशन असतं की मी वीक आहे का, मी कमजोर आहे का, मला होऊ शकत नाही. मला एक सांगा, विचार हे तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग नाही का? इमोशन तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग नाही? बिहेवियर तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग आहे की नाही आहे? आता हे जर गोष्टी आपल्यामध्ये आहेत याच्यामध्ये बिघाड निर्माण होऊ शकतो की नाही? तुम्ही ऍपलचाही मोबाईल घ्या, त्याच्यामध्ये काही ना काही बिघाड निर्माण होऊ शकतं आणि आपण तर माणसं आहोत, बरोबर आहे? म्हणजे त्याच्यामध्ये बिघाड निर्माण होऊ शकतं. आता तुम्हाला एक सक्सेस स्टोरी सांगतो. जसा आज सक्सेस स्टोरीच लेक्चर आहे, बस शॉर्ट मध्ये 1 मिनिटामध्ये सांगतो. एक मुलगी होती संगीता नावाची. तिने 3दा नीटची परीक्षा दिली. 3 वेळा ती नापास झाली. 4थ्यांदा तिने असा विचार केला की मी जर आता परीक्षाही देऊ शकत नाही आणि जरी दिलं मी परीक्षा तरी मी काही पास होऊ शकत नाही. कारण 3दा मी परीक्षा दिलं आणि पास नाही झाली. आता काय पास होणार? बरोबर. आणि जर मी MBBS केलं नाही तर मग जगून काय फायदा? म्हणजे डबल गेम. परीक्षा देऊन तर मी काय पास होऊ शकत नाही आणि जर मी परीक्षा दिली नाही किंवा मी जर MBBS केलं नाही तर मग जगून काय फायदा? म्हणजे अशा अवस्थेत ती मुलगी माझ्याकडे आली
परीक्षेला अतिशय कमी दिवस होते, अतिशय सुंदर पद्धतीने तिने काम केला, सायकोथेरपी घेतली, तिची जेवढी काही एन्झायटी होती आणि डिप्रेस फिलिंग होतं ते कमी केलं, तिला इतकं नॉर्मल बनवलं. 1 मिनिट सर, हिंदी में होगी. हाँ ओके. तो उसको हमने ट्रीटमेंट दी. ट्रीटमेंट देने के बाद यानी जो उसका जो एंजाइटी थी, उसका जो डिप्रेशन था, वो ड्रास्टिकली हमने कम किया और वो पेपर देने के लिए जैसे फर्स्ट टाइम जाते हैं उतना उसको नॉर्मल किया. और उसका मैंने एक सवाल भी पूछा था कि देखो अगर आपने एग्जाम दी तो 50% पॉसिबिलिटीज है कि आप पास हो सकती हो और 50% पॉसिबिलिटीज है कि आप फेल हो सकती हो. लेकिन अगर आपने एग्जाम दी नहीं तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप फेल ही हो सकती हो. तो आपको कौन सी चॉइस आप चूज करती हो ये आप तय करो. तो उसने 50% वाली चॉइस चूज किया, एग्जाम देने के लिए गई, नॉर्मली गई. एग्जाम्स के बाद आई, जब रिजल्ट आया तो 11:30 बजे उसके फादर का फोन आया. सर बोले थैंक यू, मेरे बेटे को 515 मार्क मिले, अब उसको गवर्नमेंट में नंबर लग सकता है. और अभी कुछ ही दिनों में उस लड़की का फोन आया, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला और गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे MBBS का ही मेरा नंबर लगा. अभी आप सोचिए कि अगर वो लड़की थेरेपी नहीं लेती तो क्या होता. हाँ, हालांकि उसका नंबर लगता नहीं लगता ये अलग बात है, लेकिन अगर वो फेल होती तो जिंदगी भर, पूरी जीवन भर वो यही सोचती ना कि आई एम अ फेलियर पर्सन, मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है. बराबर है. तो इतने रिजल्ट ये जो RBT थेरेपी है इसके मिलते हैं. अभी हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर जो है प्रोक्रास्टिनेशन मैनेजमेंट. जैसा मैंने बोला है कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन लेना कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, लेकिन समय पर उस काम को टाल देना. ठीक है, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. जैसे एक स्टेटमेंट भी है ना, आज का काम कल कर, कल का काम परसों. इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है परसों. बराबर है. ये जो बोलते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आप पर कैसे असर डालता है, इसका क्या परिणाम होता है, ये समझने के लिए ना आप में से कोई एक वॉलंटियर आगे आ सकता है. कोई भी है, जल्दी आइए, कोई भी है. अभी देखो ये भाई साहब है, इन्होंने ये काम करने का तय किया है कि ये काम करेंगे. इससे अपेक्षा क्या होता है सर, वो चीज दीजिए. इन्होंने ये काम करने का तय किया है सर. 1 मिनट, ये इनके सर पर ये काम हो गया, ये पकड़िए सर. अभी देखो ये काम है, अभी अगर उनको ये काम करना है, ये कोई भी काम हो सकता है, ये पढ़ाई हो सकती है, किसी को मिलना हो सकता है, किसी का मीटिंग में जाना हो सकता है. बराबर. अभी अगर इनको जाना है तो ये ही काम है, कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं, पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको टाल दिया, इसको बैलेंस रखा. अभी क्या हो गया, इनके ऊपर दूसरा काम आ गया. ये पकड़ो सर. अभी हो गया, ये काम बढ़ गया, दूसरा काम आ गया, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी. ठीक है. फिर उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन किया, फिर से उनके ऊपर ये दूसरा काम आ गया, तीसरा काम आ गया. फिर उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, ठीक है, तो ये काम बढ़ गए. अभी देखो यही होता है हमारे साथ. अगर इलेक्ट्रिक का बिल है, गैस का बिल है, गाड़ी का मिरर लगवाना है, मोबाइल को रिपेयर करना है, इसी तरह से हम काम पेंडिंग रखते हैं. अभी इनको सिर्फ ये वायर उठाना है, क्या पॉसिबल है ये सामान ना गिरते हुए वायर उठाना? देखो अभी ये सिंपल सा काम भी ये नहीं कर रहे. इसका मतलब ये है इनकी एबिलिटी है, इनमें क्षमता है, इनमें पावर है, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने पोस्टपोन किए हुए काम इनके सर पर बैलेंस है, इसलिए ये सिंपल सी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते. और इसीलिए हम फेल होते जाते हैं, दोष देते हैं दूसरों पर
उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, गवर्नमेंट बराबर नहीं है, मेरे माँ बाप बराबर नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, ये हम बहाने बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इन्होंने समय पर अगर ये काम किया, समय का काम अगर समय पर फिनिश किया, तो क्या होगा? एक एक काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। और एक एक काम अगर हल्का हो गया तो अभी पूरा काम हल्का हो गया। अभी उठा के देखो, ये हो गया। वे इंसान वही है, काम भी वही है, इंसान भी वही है, काम भी वही है, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया तो इनके भाई साहब के रिजल्ट भी बदल गए। तो आपको कौन से रिजल्ट चाहिए ये आप खुद सोचिए। ओके, तो ये इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन हम पे इफेक्ट करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात को आपने समझा और देखा भी। अगर आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर को कम करना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो, तो आप इस पैटर्न को समझिए कि जब भी आप कोई काम करने का निर्णय लेते हो और उस काम को कंप्लीट करने का समय आता है, उस वक्त आपके माइंड में ऐसे थॉट आते हैं या आपको आदत होती है ऐसे सोचने की, जैसे कि कल करेंगे, बाद में करेंगे। अभी कल करेंगे इसकी क्या गारंटी है, बाद में करेंगे इसकी भी क्या गारंटी है। जो काम आप अभी टाल रहे हो वो काम आप बाद में करोगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो बेटर है कि अभी कर लेते, डू इट नाउ। अगर ये टेक्निक आपने इस्तेमाल की और अपने अनहेल्दी थॉट को, परमिशन गिविंग बिलीव्स को अगर आपने हेल्दी बिलीव्स में, हेल्दी थॉट में, यूजफुल थॉट में अगर कन्वर्ट किया, बदला, तो हो सकता है आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को मैनेज कर पाओगे। इसके साथ साथ प्रोक्रेस्टिनेशन मैनेजमेंट की कई सारी टेक्निक्स है जो ऑनलाइन वर्कशॉप में सिखाई जाती है, तो आप वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हो। Okay, thank you.